आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये अमूमन मीडिया द्वारा बताया जाता रहा है कि सऊदी अरब में इतना कड़ा कानून है, सऊदी अरब में ये हो रहा है, ईरान में ये हो रहा है। तमाम अरब मुल्कों के बारे में हमारी मीडिया दुष्प्रचार करता हुआ अक्सर नजर आता है। जो 5 बड़ी खबरें अरब से हम लोगों के सामने आ रही है उसके बारे में भी आप लोगों का जानना जरूरी हो चुका है, तो एक बार उस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। सऊदी अरब में 24 घंटों के कर्फ्यू में दी गई ढील। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के प्रयास को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में सीमित रूप से ढील देने की घोषणा की है। पवित्र मक्का शहर को छोड़कर देश के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे का कर्फ्यू हटा लिया गया है। सीमित पैमाने पर आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। 26 अप्रैल से 13 मई तक के लिए कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की ढील देने की घोषणा की गई है। हालांकि पवित्र शहर मक्का में 24 घंटे का कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा जिन इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है वहां भी कोई ढील नहीं दी जाएगी। थोक और खुदरा व्यापार, शॉपिंग सेंटर और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। निर्माण कंपनियों और कारखानों को 29 अप्रैल से 13 मई तक के लिए बिना किसी समय सीमा के अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। हालांकि ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी क्लिनिक्स, नाई की दुकानों, खेल स्वास्थ्य क्लबों, मनोरंजन, सिनेमा, रेस्तरां, कैफे और इसी तरह के अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दूसरी खबर इस वक्त की सऊदी अरब से जो आ रही है वो ये है कि यमन से कुछ अहम खबरें आ रही हैं जहां ध्वस्त हो रहा है अमेरिका। यमन के यूएई समर्थित अलगाववादी सऊदी अरब समर्थित मिलिटेंट्स से संबंध तोड़ लिया है। उनका कहना है कि दक्षिण इलाके में अपना शासन कायम करेंगे। रविवार को तथाकथित सर्दन ट्रांजिशन काउंसिल एसटीसी की ओर से जारी बयान में यमन के बंदरगाही शहर अदन सहित सभी दक्षिण जिलों में इमरजेंसी शासन का ऐलान किया गया है। सर्दन ट्रांजिशन काउंसिल या दक्षिणी अंतरिम काउंसिल को यूएई का समर्थन हासिल है। एसटीएस ने कहा कि दक्षिण अंतरिम काउंसिल शनिवार आधी रात से दक्षिण में अपने शासन का ऐलान करती है। इस काउंसिल ने रियाज द्वारा समर्थित पूर्वी राष्ट्रपति मंसूर हादी की सरकार पर करप्शन और कुप्रशासन का इल्जाम लगाया। स्वयंभू हादी शासन के विदेश मंत्री मोहम्मद अल-जरीम ने एसटीसी के ऐलान को पिछले साल दोनों पक्षों के बीच सत्ता के बंटवारे के हुए समझौते की पूरी तरह खिलाफ बताया। उन्होंने बयान में जो उनके मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर पोस्ट किया गया तथाकथित अंतिम परिषद का दक्षिण शासन कायम करने के मकसद का ऐलान, उसकी ओर से सशस्त्र बगावत होने का आगाज और रियाज समझौते को पूरी तरह नकारने और उससे पूरी तरह निकलने का ऐलान है। मोहम्मद अल हरीम ने आगे कहा कि तथाकथित अंतरिम परिषद इस ऐलान के खतरनाक अंजाम को खुद ही भुगतेगी। पिछले हफ्ते एसटीसी ने सऊदी अरब द्वारा समर्थित मिलिटेंट्स के खिलाफ जल्द ही लड़ाई होने की चेतावनी दी थी। सऊदी अरब तेल की गिरती कीमत के संकट से बचने के लिए अरबों डॉलर्स कर्ज लेने पर मजबूर है। इस साल सऊदी अरब को तेल की गिरती कीमत से पैदा हुए बजट को पूरा करने के लिए 58 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ेगा। ब्लूमार्क न्यूज ने सऊदी वित्त मंत्री मोहम्मद अल-जदान के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि इस हफ्ते अल-जदान ने मीडिया से बात में कहा कि शाही शासन इस साल 26.57 अरब डॉलर के बॉन्ड्स जारी कर सकता है, जो इसी साल इससे पहले 31.88 अरब डॉलर मूल्य के लिए कर्ज के अलावा है। दुनिया की सबसे बड़ी सऊदी की अरामको
पैच। दुनिया की सबसे बड़ी सऊदी अरब की अराम्को तेल कंपनी 10 अरब डॉलर्स मूल्य के अपने शेयर बेचने पर विचार कर रही है, जो उसके पाइपलाइन बिजनेस के होंगे। सऊदी वित्त मोहम्मद अल-ज़दान ने कहा कि सऊदी शाही शासन अपने इतिहास में इस तरह के संकट से गुजर चुका है, शायद इससे भी बुरे संकट से पार पा चुका है। यह कोई नई घटना नहीं है। ज्यादातर टीकाकारों का मानना है कि तेल की गिरती कीमतों का संकट जैसा इस बार है वैसा इससे पहले नहीं था। यह संकट अधिक आपूर्ति और 30% मांग में गिरावट के अनोखे संयोग से पैदा हुआ है। इस वजह से दुनिया में तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं भारी दबाव में हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो अलायंस है उसे फायदों को देखते हुए की जाने वाली समझौतों की शादी कहा जा सकता है कि यह संबंध दूसरे विश्व युद्ध के समय से शुरू हुए, मगर अब ये अलायंस ध्वस्त हो रहा है। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने केट जॉनसन और रॉबी गार्मर का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि इस समय तेल के बाजारों की बदहाली के कारण अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बहुत गंभीर रूप से अविश्वास उत्पन्न हो गया है। इस समय जो संकट है उसकी झलक 1973 के संकट में देखी जा सकती है। इस साल सऊदी अरब के नेतृत्व में ओपेक के अक्टूबर की जंग में इजराइल के समर्थकों विशेष रूप से अमेरिका को तेल बेचना बंद कर दिया था। इस समय की सऊदी अरब ने तेल का हथियार इस्तेमाल किया और दुनिया भर में फैले कोरोना संकट के बीच तेल की कीमतें पूरी दुनिया में बहुत नीचे पहुंचा दी। इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। पिछले 75 साल से जारी अमेरिकी सऊदी अरब संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव आए। अरब इजराइल युद्ध और 11 सितंबर की घटनाओं के बाद गंभीर संकट भी पैदा हुआ, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन और सऊदी अरब के संस्थापक नरेश अब्दुल अजीज बिन आले सऊद के बीच फरवरी 1945 में स्वेज नहर कोइंसी जहाज पर हुआ समझौता और अलायंस टूटा नहीं। इस समझौते में कहा गया कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा और इस देश के तेल संस्थानों की सुरक्षा को सुनिश्चित रखेगा, जबकि इसके बदले में सऊदी अरब तेल के क्षेत्र में और पश्चिम एरिया के इलाके में अमेरिका के हितों और मंसूबों का भरपूर साथ देगा। मगर अब यह समझौता टूटने की कगार पर है। अमेरिकी कांग्रेस में सऊदी अरब के विरोधियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और अब तो उसके रिपब्लिकन भी सब्र का पैमान छलकने लगा है। हालांकि अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और दूसरे तेल उत्पादक देशों के बीच तेल का उत्पादन घटाने पर सहमति हो गई है, लेकिन फिर भी अमेरिका तेल की कीमत बहुत बुरी तरह गिर गई है, जिसके नतीजे में अमेरिका के तेल संपन्न राज्यों के सदों ने सऊदी अरब पर बहुत तेज हमले शुरू कर दिए हैं और दबाव डाला कि सऊदी अरब से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। अब तो वॉशिंगटन ने बड़े पैमाने पर यह भी सवाल उठा दिया है कि सऊदी अरब और अमेरिका के आपसी सहयोग का क्या आधार बचा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो सऊदी अरब के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, ये सवाल उठा दिया कि क्या अमेरिका की जिम्मेदारी है कि सऊदी अरब के सारे तेल की हिफाजत करे, जबकि इस देश के तेल का बड़ा भाग चीन और अन्य एशियाई देशों को जाता है। अब सऊदी अरब का तेल अतीत की तरह अमेरिका और यूरोपीय देशों को निर्यात नहीं किया जाता। सन 1973 में जो संकट उत्पन्न हुआ था, दोनों देशों के अलायंस पर उसका असर बहुत दिनों तक था और इसी के नतीजे में अमेरिकी नेताओं और आम जनमत ने सऊदी अरब के बारे में अपने रुख पर पुनर्विचार शुरू कर दिया था। चूंकि अमेरिकी सरकार 1945 में हुए समझौते से गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए दोनों देशों का अलायंस बचा था। लेकिन हालिया समय में अमेरिका ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, उसके नतीजे में सऊदी अरब और मध्य पूर्व के तेल पर उसकी निर्भरता खत्म हो गई है। इस समय वॉशिंगटन और रियाद का विवाद जियोपॉलिटिकल परिवर्तनों और लगातार बढ़ते मतभेद की वजह से गंभीर रूप से संकट का शिकार
है। विशेषज्ञ कहते हैं कि वॉशिंगटन इस विवाह को तोड़ने की पहल नहीं करना चाहता, क्योंकि पश्चिम एशिया के इलाकों में ईरान के सामने डटने के लिए उसे भरोसेमंद घटक की जरूरत है। मगर सऊदी अरब के मामले में विशेषज्ञ ब्रॉन्स रीडल, जो 30 साल तक सीआईए में काम कर चुके हैं, इस बारे में कहते हैं कि अब अमेरिका को सऊदी अरब की जरूरत नहीं रही। इस समय सऊदी अरब से ट्रंप का व्यक्तिगत लगाव ही दोनों देशों के संबंधों को बचाए हुए है। अब अगर राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत हो जाती है तो फिर तलाक की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, क्योंकि बाइडेन बार बार कह चुके हैं कि सऊदी अरब एक डिक्टेटर देश है और इस पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आपको बता दूं कि तीसरी खबर जो आ रही है वो है अमेरिकी विदेश मंत्री घृणा मंत्री है। ईरान ने रविवार की रात कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने काल में दुनिया में अधिक अशांति रही और अमेरिका सबसे अधिक घृणित और अपमानित हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि अमेरिकी विदेश मंत्री 2 साल तक सेवाएं देने के बाद घृणा के मंत्री नाम से पहचाने गए हैं और अगर देखा जाए तो कूटनीतिक स्तर पर उन्होंने कोई उपलब्धि दर्ज नहीं की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस काल में दुनिया अधिक अशांत रही और अमेरिका सबसे अधिक घृणित और अपमानित हुआ है। बयान में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर कोई सुलह हासिल नहीं हुआ है और कोई स्थिरता नहीं हुई है।